मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कॉल्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाएँ और इस वीक की चंद अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली, जो टेम्परी वीज़ा होम ऑफिस ने इशू किया है, जो हो रहा है स्टार्ट 11 अक्टूबर से, और वो है ड्राइवर्स और पोल्ट्री वर्कर्स के लिए, जो है बुचर्स कह लें, कसाई जो काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने एक वीज़ा सिस्टम शुरू किया है टेम्परी वर्कर्स का। लेकिन खाली 4 कंपनीज़ हैं जो उनको स्पॉन्सर कर सकती हैं। 4 कंपनीज़ जिनका कॉन्ट्रैक्ट है UK गवर्नमेंट के साथ, वो इन लोगों को, ड्राइवर्स को और पोल्ट्री वर्कर्स को स्पॉन्सर कर सकती हैं। क्यों, मैंने अक्सर वीडियोस देखे थे ऑनलाइन जहां बताया जा रहा था कि जी नहीं, जो पंजाब के ड्राइवर्स हैं जो लॉरीज ड्राइव करते हैं वो आ सकेंगे UK में। इस तरह नहीं है। अगर आप यहाँ UK आना चाहते हैं, ये जो 4 कंपनीज़ हैं ये आपको स्पॉन्सर करेंगी। और अगर आप एक ड्राइवर होकर आना चाहते हैं, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए जो रिकग्नाइज्ड है UK में और EU में। सो वो लाजमन है। अगर आपके पास वो नहीं है, फिर वो कंपनीज़ भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। दूसरा, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ में ड्राइवर्स की बहुत ही कमी है आजकल। गाड़ियां सब बाहर खड़ी हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट ने एक और कंसेशन का ऐलान किया है, और वो है कि अगर आप एक नॉन वीज़ा नेशनल हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, आई डोंट नो, पाकिस्तान से या इंडिया से, या आप हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूरोपियन कंट्री से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और आप यहाँ आना चाहते हैं और आप एक ड्राइवर हैं, 1 अक्टूबर तो ले के 15 अक्टूबर आप आ सकते हैं, आप एंटर हो सकते हैं, और आपको ऑन एंट्री वीज़ा दिया जाएगा अगर आप एक लॉरी ड्राइवर हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है कि आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए जो है BEIS, एक इदारा है जिसका नाम है बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी। उनसे आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है। फिर जब आप बॉर्डर पर आते हैं, आपको ये दिखाना होगा कि जी मुझे स्पॉन्सरशिप की गई है, ये है मेरा स्पॉन्सरशिप लेटर, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। और फिर आपको वो 6 मंथ का वीज़ा देंगे जो होगा फ्रॉम योर डेट ऑफ एंट्री टू 31 मार्च 2022, क्योंकि ये एक स्पेशल स्कीम उन्होंने बनाई है। लेकिन आपने एंटर करना होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर तो लेके 15 अक्टूबर, चंद दिन रहते हैं। अगर आप यूरोप में बैठे हुए हैं और आपके पास लॉरी ड्राइवर का लाइसेंस है, जो यूरोपियन नेशनल्स यहाँ भी रह रहे हैं यूरोप में, वो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, अगर आप एंटर करना चाहते हैं एज लॉरी ड्राइवर, आप कर सकते हैं और यहाँ आप भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है फ्रॉम BEIS। अच्छा, एक और न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी असाइलम सीकर्स के हवाले। अक्सर कल मुझे कॉल्स आ रहे थे कि जी असाइलम सीकर्स को वर्क परमिशन की इजाज़त दी गई है, प्लीज़ मेरा असाइलम एप्लीकेशन डाल दें, मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ। ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। इस तरह की कोई पॉलिसी होम ऑफिस ने अभी तक नहीं निकाली। लेकिन इस वीक एक जजमेंट आई थी जहाँ जज ने कहा था कि जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है, जो लोगों को काम की इजाज़त नहीं देती, वो गलत है। अब मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ। जब आप असाइलम क्लेम करते हैं, आपको काम की इजाज़त नहीं दी जाती। मुख्तलिफ ममालिक हैं जैसे कि डेनमार्क और यूरोप में और भी ममालिक हैं जहाँ जैसे ही आप असाइलम क्लेम करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली काम की इजाज़त दी जाती है। लेकिन UK में इस तरह नहीं है। और अगर 1 साल से आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, फिर होम ऑफिस को आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी मुझे काम की इजाज़त दें। और फिर भी कभी कभी होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है। और इस जज का कहना था लास्ट वीक कि होम ऑफिस की जो पॉलिसी वो गलत है, क्योंकि उस पॉलिसी में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन को नहीं देखा जाता। इसलिए
जब भी होम ऑफिस कोई एप्लीकेशन को कंसिडर करती है वर्क परमिशन के लिए, उसको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और फिर हमें काम की इजाज़त देनी चाहिए। सो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है उन असाइलम सीकर्स के लिए जिनके पास बच्चे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, अगर रूल्स को देखा जाए, वो ये कहते हैं कि जी अगर हम काम की इजाज़त देते हैं, हम उन जॉब्स के लिए देंगे जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर, और जो एवरेज असाइलम सीकर है उसके पास तो वो क्वालिफिकेशन तो नहीं कि वो काम कर सके। तो इसलिए उसको इतना फ़ायदा भी नहीं होता जब काम की इजाज़त दी जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था 5-6 माह पहले, C6 SSHT, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि देखें कि उसमें एक प्रोविज़न है। अगर होम ऑफिस की गाइडेंस को आप देखें वर्क परमिशन की, वहाँ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ होम ऑफिस आपके केस में डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकती है और आपको कोई भी जॉब की परमिशन दे सकती है। लेकिन होम ऑफिस क्या करती है, जानबूझकर जब आप ये दरख्वास्त भेजती हैं 6-6 8-8 माह उस पर जवाब नहीं देती, बंदा फेडअप हो जाता है और तंग आके बंदा फिर कहता है कि यार रहने दो। ये होम ऑफिस की पॉलिसी टैक्टिक है आजकल। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम की इजाज़त दी जाए, मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि अपने सिस्टर से रब्ता करें और वो फिर अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले सकता है आपके लिए कि आपको काम की इजाज़त दी जाए और वो जॉब्स के लिए जहां आप कोई भी जॉब कर सकें। अच्छा, हर वीक मैं आपको एमनेस्टी के ऊपर भी अपडेट देता होता हूं और इस वीक भी मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा, और वो है लास्ट वीक हमने देखा कि टोरी पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुआ है इस वीक और लास्ट वीक, और बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि जी हमारे पास है जॉब्स की कमी और हमारे पास है लेबर की कमी, लेकिन अगर हम माइग्रेंट्स को लेके आके यूके में नहीं भरेंगे ये पोजीशंस, जैसे पहले हम करते थे, हम यूरोप से मंगवा लेते थे या हम माइग्रेंट्स को वीज़ा देते थे, हम इस तरह का नहीं करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लोगों को यहाँ यूके में ट्रेन करें, उनकी सैलरीज बढ़ाएं और उनको एक इंसेंटिव दें कि जी आप काम करें। ये है बोरिस जॉनसन की तरफ से ये बयान। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो जा रही है कि जो यूके के वर्कर्स हैं, जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, जिनके पास वीज़ा है, उनको ट्रेन किया जाए कि वो ये जो शॉर्टेजेस हैं वो भरें। सो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं लगता कि कोई एमनेस्टी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैंने ये भी देखा है चंद दिन पहले बहुत वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि जी आप अपने सॉलिसिटर के साथ इन टच रहें, हमारा तजर्बा कहता है 20 साल का कि जी एमनेस्टी का ऐलान नहीं होगा, लेकिन इंटरनली खुद ही होम ऑफिस लोगों को वीज़े देने शुरू कर देगी। जैसे एक लॉटरी होती है, आप एप्लीकेशन डाल दें, अगर आपके 5-6 साल यहाँ हो गए हैं रहते हुए, आप एप्लीकेशन डाल दें और देखें आपका क्या होता है। मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि नंबर 1, अगर आप आज अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और आप इस नज़रिए से डालते हैं कि आप एमनेस्टी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर 6 माह बाद होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करती है और वो रिफ्यूज़ कर देती है, फिर आपके पैसे तो गए। आपने होम ऑफिस की फ़ीस भरी जो है तकरीबन 2600 पाउंड, आपने सॉलिसिटर को दिए तकरीबन 1500-2000 पाउंड, आपने कुछ नहीं हासिल किया। तो मैं इस चीज़ का हक़ में नहीं हूँ कि आप वैसे ये एप्लीकेशन डाल दें। अगर आपके ग्राउंड्स बनते हैं फिर शायद आप एप्लीकेशन डाल लें, अगर आपको फ़ी वेवर मिल सकता है। अगर आपने कभी एप्लीकेशन नहीं डाली होम ऑफिस में और आप होम ऑफिस के सिस्टम में नहीं हैं, फिर आपको लाजमन डालनी चाहिए। अगर आपने 2-3 साल पहले एप्लीकेशन डाली थी, आपकी एप्लीकेशन को होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया था और तकरीबन आपके सर्कमस्टांसेस सेम है, फिर मैं नहीं समझता आपको फ़ायदा होगा एप्लीकेशन डालने का। खाली सॉलिसिटर्स को फ़ायदा होगा, हम पैसे बनाएंगे, लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा। सो इसलिए ये मेरी अपनी राय है। अगर आप अपने सॉलिसिटर से मिल लें, वो आपको फिर तफसील में बता सकता है आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। ये थी इस वीक की अपडेट्स, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो है स्पाउस वीज़ा के मतलब, दोनों उन्हीं से मतलब ही हैं। उसमें जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है स्पाउस वीज़े में, उसमें जो डिसेबल पर्सन है राइट, उसको एडक्वेट मेंटेनेंस पूरी करनी है। या करेक्ट। अच्छा, वो जो है उसका मिनिमम कितना पर वीक बनता है जो मेरे पास होना चाहिए, और अगर उसके साथ एक स्टेप बच्चा भी इन्वॉल्व हो तो मुझे वीकली कितने पैसे कम से कम जो है वो शो करने हैं, जो मेरी सेविंग में या जो भी उसका तरीकाकार है
वो एक तो ये सवाल है मैं, और दूसरा है स्टेप डॉटर के बारे में कि उसके लिए कम से कम कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसके फादर से, जो है बायोलॉजिक उसका फादर है, उससे जरूरी चाहिए होंगे जो कि मदर के साथ यहाँ पे ट्रेवल कर सके। आपकी जो स्पाउस है वो कहाँ से अप्लाई कर रही है, पाकिस्तान से? वो पाकिस्तान से नहीं है तो पाकिस्तान से है, लेकिन वो माँ और बेटी दोनों जो है इस वक्त टर्की के रहायशी हैं और टर्की में रहते हैं। ठीक है, तो वो मेरे टर्की ख्याल से ही आपसे अप्लाई करेंगे। पिछली वीक भी बात हुई थी, आप अभी सिस्टर के पास नहीं गए? जी मैं गया था। फिर उसने आपको ये क्या जवाब दिए? वो उन्होंने भी तो उसके लिए बताया था कि भाई उसके लिए सोलो वो गार्डनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, और पहले का उनके जवाब पास उन्होंने क्या दिया गार्डनरशिप तो आपको? है, ऑलरेडी है उसके पास ठीक है, गार्डनरशिप। पहले का जवाब उन्होंने क्या दिया? जो पहला सवाल है आपका, आपको क्या जवाब मिला? पहले पे कोई खास उनका नहीं है, कह रहे थे हम इसकी अकाउंटेंट से कैलकुलेशन करवा के तो फिर आपको। और आप रहते कहाँ हैं? मैं ओल्डम में, असल में इसीलिए, वरना मैं आपके पास हाजिर हो जाता। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, मैंने थैंक यू किया सो था मच। कि मैं आपसे ईमेल पे पेपर शेयर कर लूं, लेकिन आपने बोला था कि नहीं, हम ईमेल पे काम नहीं करते, तो इसलिए फिर जी जी, मुझे ठीक आपसे है। क्वेश्चन करना पड़ता है। आप क्या करें, आप एक मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त होते जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जाएँ यूट्यूब के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी, और वहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कोई भी सवाल वहाँ पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाजरीन, कहीं नहीं जाना आपने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं असिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाजरीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक भाई ने मुझे एक सवाल पूछा था, जो उन्होंने पिछले वीक भी पूछा था और इस वीक भी पूछ रहे हैं, और वो है कि वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं पाकिस्तान से, और अगर उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है और वो इनकम रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हैं, उनको कितना आमदनी दिखानी होगी कि उनके पास है, इस बेस पे के ऊपर वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ जब आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है जो है क्वालिफाइड बेनिफिट, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी बेनिफिट, PIP या केयर्स अलाउंस, आप 18,600 से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन आपने फिर भी साबित करना है कि आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को मेंटेन कर सकते हैं। और उसके लिए होम ऑफिस ने एक फार्मूला रखा हुआ है A-B=C, और वो है कि जो आपकी आमदनी है उसको टोटल करके वो आपने सब्सट्रैक्ट करना है अपने अखराजात से, और जो पैसे आपको बचते हैं वो होने चाहिए इक्वल टू या बढ़कर जितना एक मियाँ बीवी को मिलते हैं इनकम सपोर्ट के ऊपर। दैट्स द सिंपल फार्मूला। अब यहाँ आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी वाइफ को और एक बच्चे को जो है अंडर 18, और अगर आप करंट रेट्स देखें 2019-20 के, वो हैं कपल एंड चाइल्ड, वो है £185.27। और अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं एक नेक्स्ट ईयर, फॉर एग्जांपल 2022 में, आपने दिखाना होगा तकरीबन £186 आपकी जो इनकम है वीकली, आपके अखराजात निकाल के टोटल आपको के पैसे बचते हैं, वो है £186 फॉर नेक्स्ट ईयर। इस फॉर्मूले के लिए होम ऑफिस देखती है जो आपकी आमदनी है, सो जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उसको टोटल करके जो आपके अखराजात हैं, और अखराजात आपके कौन से होते हैं, वो हैं आपके रेंट और आपका काउंसिल टैक्स, उसको निकाल के अगर आपके पास £185 है, फिर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आपको कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कोई ऐसे बेनिफिट्स होते हैं
जहां आपको एक प्रीमियम मिलता है, और जब आपको प्रीमियम मिलता है फिर आपने जो आप पैसे दिखाने जो आपको बचते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, लास्ट वीक मैंने की थी और आज फिर मैं आपसे करता हूँ कि एक सॉलिसिटर से मिलें, डिटेल से उससे एडवाइस लें, बल्कि उसको अपना केस दे दें। ये केस आप खुद नहीं कर सकते, मैनचेस्टर में चले जाएं जो ओल्डम के साथ है, लिवरपूल में चले जाएं, वहाँ एक सॉलिसिटर से मिल के उसको अपना केस दे दें और वो फिर आपके लिए प्रॉपर्ली तैयार कर सकता है। क्यों, अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है तकरीबन आपका 4-5 हज़ार पाउंड का नुकसान होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉल। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, की हाल है? हाँ जी, ठीक है भाई। हाँ जी, भाई मेरा भी सिंगल क्वेश्चन है। पूछो जितने दिल करता है पूछो। सिंगल क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। कौन सा? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ जी जी, ਤੇ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜੇ, हाँ जी, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। हाँ जी, ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚ हाँ जी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਫਾਦਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ठीक है। ਪਤਾ। सो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। हाँ जी, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਆਂਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ। सो किन्नू स्पॉन्सर करना चाहते हो, माँ नू और बच्चे नू, करेक्ट? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ठीक है, मैं ਮੈਂ दे ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ठीक। और तुसी यूरोपियन नेशनल हो? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। इंडेफिनेट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, परमानेंट स्टे है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, मेरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि मेरी वाइफ है, उसको लाइफ इन यूके का टेस्ट देना है, जी। स्पोर्ट्स वीजे पे है। ठीक है। तो वो छह बार कम से कम दे चुकी है, 7 बार वाह। तो पास नहीं हो पा रहा। तो इसका कोई आप रहते कहाँ हैं? रास्ता 100 साल में। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। अगर आपकी वाइफ 6 दफ़ा वो टेस्ट दे चुकी है और वो पास नहीं कर सकती, फिर मेरे ख्याल में यहाँ आपको एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो एग्जामिशन दे देंगे। अगर बंदा 6 दफ़ा ट्राई करता है और 6 दफ़ा ही वो फेल कर जाता है, फिर ये आप समझ लें कि इस बंदे के अंदर नहीं है कि वो पास कर सके ये टेस्ट। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अच्छे से सिस्टर से मिल लें, बेशक आप मेरे पास भी आ सकते हैं और अगर आपका केस सही तरह तैयार किया जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन है। हेलो। हेलो, योर लाइव ऑन है। हाँ, मुझे ये पूछना था कि स्टूडेंट वीज़ा पर जो इंडिया से आते हैं उनका स्पाउस वीज़ा करने के लिए सिर्फ सिविल मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर निकाह शादी का सर्टिफिकेट, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी? कहाँ से वो अप्लाई कर रहे हैं? इंडिया, यहाँ से इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो आते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप खाली मैरिज रजिस्टर करवाते हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि वैसे तो होम ऑफिस इस्लामिक मैरिज को रिकगनाइज़ नहीं करता। सो अगर इंडिया में उन्होंने खाली रजिस्टर्ड मैरिज की है
वो दुरुस्त होगी। वो अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा देते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। ईरान और मैं यहाँ पर स्पाउस वीज़े पे हूँ और 1 साल हो गया मुझे। जी जी, ये मेरी सेकंड मैरिज है और मेरी 2 बेटियां पाकिस्तान में हैं। ठीक है। तो कैन यू टेल मी कि मैं उनको बुला सकती हूँ? लाइक मुझे जैसे अभी तो मैं नेशनल नहीं हूँ यहाँ पर, राइट, और मे बी माई हस्बैंड विल अडॉप्ट देम और काइंड ऑफ थिंग। आपने जब आप सॉरी जब आपने अप्लाई किया था एंट्री क्लियरेंस के लिए, उस टाइम आपने बच्ची को साथ क्यों नहीं इंक्लूड किया एप्लीकेशन के साथ? जब मैंने अप्लाई किया था आपने मेरी शादी, एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी, सेकंड मैरिज हुई थी, Right. तो उस टाइम मेरे हस्बैंड, जो सेकंड हस्बैंड है, वो इस बात के लिए रेडी नहीं थे कि वो ठीक मेरे है। बच्चों को यहाँ बुलाएंगे। बच्चे की एज कितनी है? रेडी टू। जी, बच्चे की एज कितनी है? एक बेटी मेरी 15 इयर्स की है और दूसरी वाली जो है वो 11 इयर्स है। 11 ईयर्स। ओके, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। याद रखें, जब आप एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास स्टेप चिल्ड्रन हैं, जब आप अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर कर रहे हैं, 99.99% बेहतर होगा कि उसी टाइम आप अपने स्टेप चिल्ड्रन को स्पॉन्सर करें साथ। जैसे इस सिनारियो में जो कॉलर ने हमें बताया है कि उन्होंने एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया, उनका वीज़ा मंजूर हो गया और उनके जो 2 बच्चे हैं वो अभी पाकिस्तान या इंडिया में हैं। यहाँ अब काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने स्टेप चिल्ड्रन को यहाँ बुलवाना, क्योंकि आपने फिर दिखाना होता है या तो एक पेरेंट डेड है या कोई कंपेलिंग, कोई ख़ास वजूहात हैं जिस वजह से आपके 2 बच्चों को एंट्री क्लियरेंस दी जाए यूके के लिए। क्योंकि होम ऑफिस का ये कहना होगा कि अगर जो फादर उनका जो है, असल फादर उनका, अगर वो ज़िंदा है और वो उनकी देखभाल कर रहा है या उनके साथ वो रह रहा है, फिर वो अरेंजमेंट कैरी ऑन की जाए। अगर आप या आपके जो एक्स हस्बैंड हैं, आप एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि जी नहीं, बच्चे अब मेरे साथ रहेंगे, होम ऑफिस उसको तस्लीम नहीं करती। आप आपस में कोई डील नहीं कर सकते जी नहीं, अब बच्चे यहाँ यूके आ जाएं, यहाँ पढ़ाई कर लें, उनकी फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। दे वोंट एक्सेप्ट दैट। सो अनलेस फादर की डेथ हो गई है या कोई ख़ास वजूहात हैं जिस वजह से उनकी परवरिश वहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में नहीं हो सकती, फिर बात बन सकती है। सो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अच्छे से सिस्टर से जाके मिल के अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सही तरह तैयार करके फिर ये एप्लीकेशन आप सबमिट करें और फिर चांसेस आपके अच्छे हो सकते हैं कि उनको वो एंट्री क्लियरेंस ग्रांट कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, looks like the line's been dropped. Let's go to the next call. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, आपसे एक सवाल इन्फॉर्मेशन लेनी थी जी, कि जी। मेरे पास इंडेफिनेट का 1989 में ठीक है, लगा हुआ था। ठीक है, तो अभी मैंने उसको जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान गया था तो एयरपोर्ट पे वो बहुत मसला कर रहे थे कि बीआरपी कार्ड होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। ऑनलाइन बीआरपी कार्ड अप्लाई किया है, 250 उसकी फीस दी थी। जी जी, तो उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट भी दी है फिंगरप्रिंट्स की। जी जी, फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर देने जी मंडे जी। को। तो मेरा सवाल ये है कि मैं साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करूं? सिर्फ अपने पासपोर्ट के इनडेफिनेट की कॉपी अपलोड करूं? ठीक है, साथ अपना मुझे कोई, ये बात बताएं। वगैरह। जी जी, मुझे ये बात बताएं कि जो फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट आपने बुक की थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 70 पाउंड या 140 पाउंड या कितनी कॉस्ट थी उसकी? आ रही थी, एक आ रही थी 138, तो एक उसमें ऑप्शन था 73 पाउंड का। आपने कौन सी ली? 73 पाउंड वाली मैंने। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपने कौन सी अपॉइंटमेंट बुक की है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द अपॉइंटमेंट, अगर आपने महंगी अपॉइंटमेंट ली होती फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ सेंटर में स्कैन कर देते जब आप जाते फिंगरप्रिंट्स के लिए। क्योंकि आपने सस्ती अपॉइंटमेंट ली है, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटमेंट से पहले अपलोड कर देने ऑनलाइन। मेनली आपने जो आपका है क्या कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म वो साथ अपलोड करना है, चेकलिस्ट अपलोड कर दें अपनी, और अपना बायोमेट्रिक कार्ड और पासपोर्ट वो अगर आप अपलोड कर दें स्कैन करके अपॉइंटमेंट से पहले, और फिर आप जाएं अपॉइंटमेंट के लिए
अपने फिंगरप्रिंट्स दे दें, तस्वीर अपनी खींच लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 3 to 4 मंथ्स में आपको वो नया BRP कार्ड इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो जी सर, मैंने अभी आपको फोन किया था लाइफ इन यूके के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो वो इंडेफिनिट के लिए करना है? हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। के लिए नहीं करना। मैं समझ गया, चाहे नैशनलिटी वास्ते होवे या होवे इंडेफिनिट वास्ते। अगर ਤੁਹਾਡੀ वाइफ ने 6 दफ़ा ਹੁਣ पास टैस्ट बैट सिट ਕੀਤਾ है और 6 दफ़ा फेल हो गई है, फिर मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ठीक है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ गूगल ਵਿੱਚ। ठीक है जी? ओके, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। वो मुझे बताया जा रहा है कि अगर आप दोबारा कॉल कर लें आपको नंबर मिल सकता है। नाजरीन, एक और बात जो मैंने शेयर करनी थी आपके साथ, और मैं जैसे मैंने लास्ट वीक भी की थी, अभी भी क्वेरीज़ काफ़ी आ रही हैं उसके ऊपर, और वो है ये फैमिली परमिट्स। 5 तारीख से अक्टूबर 5 से अब होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी को अमेंड कर दिया है कि अगर आपने ये फैमिली परमिट के लिए अप्लाई किया था, आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया, आपने अपील की, फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी फरवरी में 2020 डेडलाइन के बाद आपकी अपील मंजूर हो गई, होम ऑफिस क्या कर रही थी, आपके एप्लीकेशन को वो कह लें इशू नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि ठीक है आपने अपील जीत ली है, लेकिन क्योंकि रूल्स कह रहे हैं कि हम आपको ये फैमिली परमिट नहीं इशू कर सकते आफ्टर 31 दिसंबर 2020, अनफॉर्चुनेटली हम आपको वीज़ा नहीं इशू कर सकते। लेकिन हुआ ये, लास्ट मंथ होम ऑफिस ने अपने रूल्स को चेंज किया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई बंदा अपना अपील जीत लेता है फिर वो उसको ये फैमिली परमिट इशू करना चाहिए। तो इसलिए अब अक्टूबर 5 को होम ऑफिस ने रूल्स को अपडेट कर दिया है कि अगर आपका अपील मंजूर हो गया था और हमने आपको इशू नहीं किया ये फैमिली परमिट, अब हम आपको इशू करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले अगेन मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, यू मोर देन वेलकम, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ईयर ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ EA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाजरीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो Hello. हेलो, योर लाइव ऑन है। Hello. Hi. I want to find out about the rules in India. Like you can go India. I'm British, I am. And in February, I'm going to go India. And about the visa, you have any problem with the visa? Sorry, your line's quite bad. I couldn't catch that. Do you mind repeating that, please? I'm thinking to go India in February. Okay. I'm British, I am. And any idea when the visas are going opening? For the India visa? For Indian nationals? Yes. Right. Thank you very much for your call. Unfortunately, I wouldn't know the exact date of when those visas are opening or what restrictions they currently have in place. Your best bet would be if you contact the Indian High Commission here in London. They'd probably tell you as to what restrictions they currently have in place and when those are likely to be lifted for British nationals. So I hope that helps. Thank you very much for your call. नाजरीन, चंद सवाल मुझे आ रहे हैं अफ़गानियों से जो मुझे पूछते हैं कि जी अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ UK में बुला सकते हैं या नहीं। और मैंने 2 हफ़्ते पहले भी इस पर बातचीत की थी, दोबारा दोहरा देता हूँ आप सब के लिए कि जहाँ तक होम ऑफिस की पॉलिसी अभी है वो है कि अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अफ़गानिस्तान में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, आपने इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर अप्लाई करना होगा
अगर वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हैं हम उनको एंटी क्लियरेंस ग्रांट कर देते हैं। फ़िलहाल होम ऑफिस का ये कहना है कि अभी हमारी एम्बेसी अफ़गानिस्तान में नहीं है, हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अभी आप अप्लाई ना करें। जैसे हमने कोई सेंटर बना लेंगे जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं, फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ऐसे भी जैसे भी आप असाइलम सीकर्स हैं, अगर वो भी अपने डिपेंडेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं और वो भी अफ़गानिस्तान में हैं, अगेन आपने उनको स्पॉन्सर करना होगा, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होगी और फिर ही आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है रूल्स में कि आप उनको ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर कर सकें टू द यूके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक असाइलम के अपील्स हैं, जो असाइलम सीकर्स यहाँ यूके में फंसे हुए हैं उनके अपील्स डिसमिस हो गए थे या उनके असाइलम्स को क्लेम्स को रिफ्यूज़ किया गया था, होम ऑफिस ने कंट्री गाइडेंस को अभी तक अपडेट नहीं किया। जैसे वो अपडेट करेगी फिर आप देख सकते हैं कि आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए असाइलम के लिए और किस बेस के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था अफ़गानी नेशनल्स ने कि हम असाइलम सीकर्स हैं, हमारी जान को ख़तरा है तालिबान से, और होम ऑफिस ने आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया था। जैसे वो गाइडेंस अपडेट होगी और होम ऑफिस इस बात को तस्लीम करती है कि अब तालिबान वापस आ गई और लोगों को जान को ख़तरा है, फिर मेरे ख्याल में एक अच्छा चांस होगा आपको वीज़ा हासिल करने में। लेकिन फ़िलहाल अभी होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी को अपडेट नहीं किया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी हरजिंदर सिंह बोल रहे हैं जी। जी हाँ जी, सत श्री अकाल। ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? हरजिंदर सिंह कौन हो, तुसी हो या थोड़ा दोस्त है? ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। अच्छा, हरजिंदर ने अपनी वाइफ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है। और ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸੇਬਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, डिसेबल्ड है, ठीक है। और इन्हें वो होम ऑफिस की फीस ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। जी जी ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਵੇਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ। ठीक है। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਰੂਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਰੂਟ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਰੂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਈਡ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? थैंक्स वेरी मच। यो वेलकम, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल ਦਾ। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ਭਾਈ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? जी शुक्र अल्लाह दा अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देख रहा माशाल्लाह जनाब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मगर प्लीज कोई अनलीगल बंदे वास्ते भी कोई ऑप्शन कोई ढूंढो, कोई ऑप्शन दियो कोई अनलीगल बंदे वास्ते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? सर जी 10 साल हो गए। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? सर को नहीं बनाई गर्लफ्रेंड। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ जी जी ਤੇ शादी जनाब पीछे ही की थी, बच्चे वगैरह पीछे ही। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ 1000 ਪਾਉਂਡ 2000 ਪਾਉਂਡ 3000 ਪਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵਣ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵਣ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਔਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕੌਣ ਸੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਾਂ। ਫॉर एग्जांपल मैंने ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਲਿਵਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 8-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ कि ਮੈਨੂੰ इतने कॉल आते हैं हर वीक कि आप मेरा प्लीज़ ये केस कर दें, मुझे 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, प्लीज़ मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मेरा केस ले लें, जो आपकी फ़ीस होगी मैं दे दूँगा। और मैं उनको सबको कहता हूँ कि नहीं, मैं ये केस नहीं कर सकता क्योंकि जब तक मैं ना समझूँ कि मैं आपको वीज़ा दिलवा सकता हूँ मैं आपका केस नहीं लेता। और मेरे लिए ये बहुत आम बात है ये, क्योंकि शायद कोई और दूसरे लोग कहेंगे नहीं जी एज ए सलिस्टर हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने पैसे ले रहे हैं क्योंकि हम अपना टाइम लगा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। नो, मेरे लिए मेन चीज़ है कि अगर हम क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और एंड में रिज़ल्ट आता है फिर ही आपने अपनी हक हलाल की कमाई पाई है आपने। अगर आपने क्लाइंट को वीज़ा नहीं दिलवाया फिर चाहे आपने 10 घंटे क्यों ना लगाए एप्लीकेशन के ऊपर, उस क्लाइंट का नुकसान हुआ है। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बहन भाई हैं माइग्रेंट्स जिनको यहाँ 7 साल 8 साल हो गए हैं, फ़िलहाल अभी आपके लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन आप इस प्रोग्राम को देखते रहें। जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो 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 सर। हेलो, यू लाइव होने। ये मान साहब मुझे एक बात पूछनी थी। मुझे इस मुल्क में रहते हुए कम से कम 46 साल हो गए हैं। ठीक है। और मैंने अभी तक अपना पासपोर्ट ब्रिटिश नहीं लिया। क्यों? आई डोंट नो क्यों, मैं ये नहीं बता सकता आपको क्यों, पर मैं अगर मैं चाहूँ तो कितना टाइम लग सकता है? मैं आई एम अ पेंशनर नाउ। Right. So do you have indefinite leave to remain? What's your current status? जी जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ठीक है। Any other questions? नहीं मैंने यही पूछा था सर सिर्फ आपसे। ठीक है। आपकी एज अभी कितनी है? 67, 68? 69 सर। 69 माशाल्लाह। ठीक है सर जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक, आपने मुझे बताया है कि आपको यहाँ 40 साल हो गए हैं और आपने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह आप मुझे नहीं बता सकते। बहरहाल आप नेशनलिटी के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अप्लाई करें।
क्योंकि आपकी एज अब 69 होगी, ओवर 65, आपको इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने खाली एक नेशनलिटी की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो आप एक अच्छे से सोलिसिटर के पास जाके सबमिट कर सकते हैं, और विद इन 3 to 6 months मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको नेशनलिटी इशू कर देगी एंड यू विल हैव ए न्यू ब्लू पासपोर्ट। सो आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें, इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। Hi, sir. How you doing? वेरी वेल, योरसेल्फ? Not too bad. I just have a simple question. So my wife is on a family visa for 2.5 years. Right. And she's just in the process of extending it as we speak. Right. And she's looking to book her BRP appointment. Right. And they've given her 3 options. One is a core appointment, which is free. The second one is enhanced. Right. The third one is premium. Right. Right, and one of the, I think the enhanced one is telling that they can scan our documents for us. So my Correct. question is it worth us paying that extra £70 and getting the enhanced? That way they scan our documents. Does that mean that they've done a good job scanning it and hopefully get our visa done appropriately, or do you think core is better and they might not do it? In my experience, if you go for the enhanced one, there's no disadvantage. They'll take your documents, they'll scan them, and you can be rest assured they'll upload those to your case. Now, if you've got the capacity to scan those documents yourself, you've got a scanner at home, a printer there, and you feel confident that, you know, I can upload these myself before the appointment, then by all means, I would recommend just go with the core appointment of £70, upload those documents yourself, go to the appointment, give your fingerprints, take your picture, and wait for your decision. So it really depends on yourself if you've got the capacity to do that yourself. And if you have, I would recommend just go for the core appointment, save £70. I hope that answers your question. नाजरीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जाएँ YouTube के ऊपर, वहाँ टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को। अगर आप मुझे कोई भी सवाल वहाँ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। आज की जो वीडियो है हम आज शाम को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे और वहाँ कमेंट्स में आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।